बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी आज हम 10th क्लास की जो बायोलॉजी है इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर की प्रायोरिटी होती है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस को एग्जामिनर ज़्यादा चूज करता है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज कौन से इंपॉर्टेंट हैं। मेरे साथ रहिएगा, हम लोग ये इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 3 सेक्शंस में करेंगे। पहला सेक्शन, दूसरा और तीसरा। पेज नंबर मेरे पास है, ये चैप्टर है जी गैसों का तबादला। इसमें पेज नंबर 2 पे शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है जी सेलुलर रेस्पिरेशन और तनफ्फुस में फर्क बयान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से करना है। अच्छा जी, उसके बाद पौधों में गैसों का तबादला। इसमें स्ट्रोमेटा के बारे में आपसे पूछ लेता है कि स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा और लेंटिसेल्स में फर्क बयान करें। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेंटिसेल पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है बेटा, लेंटिसेल पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। उसके बाद इंसान में गैसों का तबादला। एक मैं आपको वाज़ेह तौर पर बात बता दूं, आपकी जो बायोलॉजी बुक है इस बुक में बल्कि केमिस्ट्री में भी जो लफ्ज बोल्ड लिखा होता है वो तारीफ बन जाता है। आप उससे जितनी मर्जी जान चढ़वाएं, आपको जो मर्जी गैस बताए वो गैस है, ये गैस है, फलां है, लेकिन जो बोल्ड लफ्ज होता है ना वो एग्जामिनर की प्रायोरिटी होती है। देखिए जरा, ये जो नेजल कैविटी दिया हुआ है, नेजल कैविटी, ये इंसान में गैसों का तबादला, इसमें कई जो है ना वो अल्फाज बोल्ड लिखे हुए हैं। नेजल कैविटी आपने ध्यान से करना है। नेजल कैविटी में बाल और म्यूकस की अहमियत बयान करें। मैंने क्या क्वेश्चन बोला है, नेजल कैविटी में बाल और म्यूकस की अहमियत बयान करें। तो आपने बताना हर हिस्से की दीवार पर बाल और म्यूकस मौजूद होते हैं, जर्रात को फिल्टर करते हैं, ये पहला कीवर्ड है। उसके बाद आप हवा को नमी देते हैं और ताकि इसका टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक रहे। उसके बाद फेरेंस है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन दूंगा, ये जो वॉइस बॉक्स दिया हुआ है ना जिसको आला साउथ कहते हैं, ये आपने बड़े ध्यान से करना है। आला साउथ से क्या मुराद है, वॉइस बॉक्स से क्या मुराद है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटा पेज नंबर 7 पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की तारीफ करें, ये आपसे पूछता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की तारीफ करें, ये आपसे पूछता है। या वो ये पूछता है कि एल्वियोलाई या एल्वोलाई और एल्वोलर डक्ट की तारीफ करें। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से करने हैं। उसके बाद बेटा इंटरकोस्टल मसल से क्या मुराद है, 12 रिब्स के 12 जोड़े होते हैं, ये एमसीक्यू आता है। पसलियों के दरमियान में मौजूद मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। मैं आपको साथ साथ आसान अल्फाज में तारीफें भी बता दूंगा, आपने वो भी ध्यान से जो है ना वो नोट कर लेनी है। इंटरकोस्टल मसल से क्या मुराद है, ये तारीफ आपसे पूछता है। उसके बाद ये डायाफ्राम, बिल्कुल आसान, इसकी तारीफ जो है ना ये तारीफ बिल्कुल आसान है, ये आपके पेपर में पूछता है। उसके बाद बेरोनी और अंदरूनी पेलोरल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है, ये बेटा पूछता है। अच्छा जी, उसके बाद तनफ्फुस का जो अमल है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये बेटा थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा आप लोग दोनों की तारीफ कर लें। जब आप दोनों की तारीफ कर लेंगे ना तो कम से कम एटलीस्ट आपको, अगर ये 4 नंबर का लॉन्ग आता है, आप दोनों की तारीफ लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये आपने ध्यान से तारीफ करनी है, दोनों की करनी है। लेकिन यहाँ पे पेज नंबर 8 पे ना एक एमसीक्यू आता है, नॉर्मल सांस की जो रफ्तार है ना वो 16 से 20 मरतबा फी मिनट में है, और इसी तरह एक्सरसाइज जब करता है उस वक्त 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक बढ़ सकती है। तो ये एमसीक्यू भी आपके पेपर में आता है, ये आपने ध्यान से करना है। उसके बाद साथ बॉक्स दिया हुआ है, ये जो टॉप करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बॉक्स ये ध्यान से करना है, बड़े ध्यान से करना है। नाइट्रोजन की मकदार 78% होती है, जो हम आप अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं वो भी 78% ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ज्यादा पूछता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि अब हमारी बॉडी में कितनी दाखिल होती है और बाहर कितनी आती है, तो आपने ये ध्यान से जो है ना वो करना है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो है जी रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये जो निज़ाम तनफ्फुस है इसके जो अमराज कौन कौन से हैं ये आपसे जो है ना एग्जामिनर पूछ रहा होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ब्रोंकाई और ब्रोंकाइटिस के बारे में उसने कई दफा पूछा हुआ है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एमसीक्यू ले ले, शॉर्ट क्वेश्चन ले ले, दोनों से ये जो ब्रोंकाइटिस है ना इससे बेटा वो पूछ लेता है, इसलिए आपने इसकी जो तारीफ और इसकी जो अकसाम है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एम्फिसीमिया है, इसमें एलोयूलाई के थैले टूट जाते हैं, ये कीवर्ड है इसका। और उसके बाद बेटा कोई भी डिजीज है ना, ध्यान से बात सुन लें, आपने सबसे पहले उसकी तारीफ करनी है,
फिर उसके बाद उसकी रीजंस करनी है, उसकी वजूहात करनी है, फिर उसके बाद आपने कोशिश करना है कि उसका इलाज ढूंढ लें, ठीक है। और इलाज के बाद आपने क्या करना है, उसकी इलामात, ये 4 जो है ना ये बातें आपने करने के बाद आपने जो है ना नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव करना है। और ये अपने आप से क्वेश्चन करके आप करेंगे, हाँ जी ये जी मेरे पास ये एम्फीसीमिया है, इसकी तारीफ क्या है, ये इसकी तारीफ है जी, एलोयूलाई के जो सैक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, हाँ जी इसकी वजूहात कौन सी है, ये वजूहात है जी। उसके बाद आपने बताना जी इसका इलाज क्या है जी, इसकी इलामात क्या है। अच्छा जी नमूनिया पे आ जाए, ये बेटा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई दिया हुआ है, एक बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, ये आपने ध्यान से याद रखना है। इसी तरह वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ये 3 कीवर्ड है। वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी, और फंजाई की वजह से भी हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन का मतलब है जब फंजाई हमला कर दे, तो ये आपने ध्यान से करना है। और नीचे इन्होंने इसका इलाज दिया हुआ है 2 लाइनों में। उसके बाद आ गया जी दमा, इसी तरह इसमें भी आपने ये 4 बातें करनी है। अच्छा जी उसके बाद बेटा फेफड़ों का जो कैंसर है, ये वजूहात आपने इसकी करनी है। किसी भी कैंसर की बड़ी वजह कार्सिनोजेन, मैं आपको इसकी तारीफ बता रहा हूं, ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर की वजह बनते हैं उनको कार्सिनोजेन्स कहते हैं, तो आपने इसकी वजूहात करनी है। दूसरा इसका कीवर्ड है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और तीसरा है वायरल इन्फेक्शन। ये 3 अल्फाज आपने फेफड़ों के कैंसर की वजूहात में ध्यान से लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 17 में बेटा एक एमसीक्यूज है, सिगरेट के धुएं में 50 से ज्यादा कार्सिनोजेन्स होते हैं, ये एमसीक्यूज आपके पेपर में आता है। उसके बाद ये पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग में फर्क बयान करें, तो ये आपने ध्यान से करना है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है और एक्टिव स्मोकिंग क्या होती है, ये आपके पेपर में आता है, ये ध्यान से आपने करना है। स्मोकिंग के बुरे असरात बेटा इन्होंने लंबा एक पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, आपने कीवर्ड के साथ जो है ना इसको तैयार करना है। पहला है जी मेरे पास आपने बताना है 4000 से ज्यादा जो है ना वो केमिकल्स होते हैं, कम से कम 50 केमिकल्स कार्सिनोजेन है, ये पहला कीवर्ड है। दूसरा आपने बताना है सिगरेट का धुआं पांव सर से पांव तक असरअंदाज होता है। तीसरा आपने बताना है कि जो बंदा स्मोकिंग करता है उसको बीमारियों का ज्यादा खतरा होता है। चौथा आपने बताना है गुर्दों और ओरल कैविटी और पैंक्रियाज और मसाना को स्मोकिंग जो है ना वो असरअंदाज होती है। उसके बाद आपने बताना है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, एम्फीसीमिया हो जाती है। पिछली जो आपने 4 बीमारियां याद की हैं वो आप लोग बीमारियों के नाम लिख देंगे, आपका एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद स्मोकिंग सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी असरअंदाज होती है। ये यहाँ पे इन्होंने 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, एक है मेरे प्लेटलेट्स की तादाद नॉर्मल से ज्यादा हो तो खून गाढ़ा हो जाता है, और इसका नतीजा आर्टरियोसेक्लेरोसिस हो जाता है। तो ये बेटा आर्टरियोसेक्लेरोसिस आपने ध्यान से लिखना है। इसी तरह स्मोकिंग से टीबी की बीमारी हो जाती है, ये आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मशहूर है, आपके पेपर में आता है, वो पूछते हैं निकोटीन से क्या मुराद है। निकोटीन के इंसानी जिस्म पर बुरे असरात के साथ ये बॉक्स दिया हुआ है, तो ये आपने इसके बुरे असरात 2 या 2 पॉइंट लिखने हैं। अगर 4 नंबर का आ जाए तब भी आपने 4 इसके पॉइंट बना के लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है जी हर साल 31 मई को तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन यानी वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है, तो आपने ये ध्यान से करना है जरा। तो एक और एमसीक्यूज आपके पेपर में आता है जी, वो कहता है जी ये जो टीबी जो स्मोकिंग करते हैं उनमें टीबी का खतरा 2 से 4 गुना और निमोनिया का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। ये आपने ध्यान से करना है बेटा। और एक और है स्मोकर में दांत गिरने का अमल नॉन स्मोकर की निस्बत 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। ये जो 3 और 4 गुना होता है ना, ये आपके पेपर में आता है, ये ध्यान से जरा कर लेना, एमसीक्यूज जो है ना टच करता है। अच्छा अब बेटा हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो हवा का रास्ता अगर वो देगा ना तो ये बहुत काफी लेंथी है, ये 8 नंबर का एक ही दे देगा। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये देगा लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो इसके साथ हो जो नेक्स्ट चैप्टर से पोर्शन लेगा वो बिल्कुल छोटा सा लेगा, ठीक है। तो मोस्टली इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना वो स्मोकिंग के बुरे असरात आ जाता है,
या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अमराज हैं वो पूछ लेता है। अगर इससे वो आसान करेगा तो पूछ लेगा जी पौधों में गैसों का तबादला जो है ना पत्ते की साख्त की मदद से वजाहत करें। तो ये जो पत्ते की साख्त है ये डायग्राम आपने बना के जो है ना वजाहत करनी होती है। ये जो है ना पत्ते की साख्त दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। अब बेटा चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए। मैं आपको एक एडवाइस अभी करूंगा, जो चैप्टर नंबर 2 है ना आपको होम्योस्टेसिस, ये आपको 8 से 10 नंबर दे देगा। जिन बच्चों को बेचारों को थ्रेट है ना, जिनको ये खतरा होता है कि हमने सारा साल नहीं पढ़ा और अभी मेरे एग्जाम करीब है, मैंने पास किस तरह से होना है, तो वो बेटा होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर ध्यान से कर ले। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी की सारी तारीफें बनती हैं और एग्जामिनर की जो है ना वो हिट लिस्ट पे ये वाला चैप्टर होता है और एग्जामिनर इसको हर हवाले से चूज कर रहा होता है। होम्योस्टेसिस की आपने तारीफ करनी है जी। 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है इंसानी जिस्म का। ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है और ये 9th क्लास में भी एमसीक्यूज आपने देखा होगा, आपके पेपर में हर सूरत आता है। ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ जी। होम्योस्टेसिस की चंद मसाले लिखे जी। नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और उसके बाद ही एक्सक्रीशन है। ऑस्मो रेगुलेशन देखे जरा जिस्म में पानी और नमकियात को नॉर्मल मिकदार में रखना। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्म का मतलब होता है दर्जा हरारत। थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को एक खास हद तक बरकरार रखना। मैंने क्या बोला है? टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को एक खास हद तक बरकरार रखना, दैट इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर आपने बताना है, ऐसा दर्जा हरारत जिस पर इंसानी जिस्म अच्छे तरह से काम करे, एंजाइम अच्छे तरह से काम करे, उसको जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। पौधों में होम्योस्टेसिस बेटा आपको हेडिंग आनी चाहिए और नीचे आप अपने अल्फाज में लिख दें, कोई इसका इतना ज्यादा इश्यू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पेज नंबर 23 पे वो पूछता है गटेशन और ट्रांसपिरेशन से क्या मुराद है। गटेशन और ट्रांसपिरेशन में फर्क बयान करें, ये आपने ध्यान से करना है। पेज नंबर 23 पे आ जाए जी। पेज नंबर 23 पे इन्होंने दिया हुआ जी पौधों में मुख्तलिफ किस्म के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनके नाम लिखें। ये इन्होंने दिया हुआ जी रेजन्स जो कि कोनिफर के दरख्तों से निकलते हैं, गम्स है जो कीकर से निकलता है, लेटेक्स है जो, ये आपने नाम याद करने हैं। उसके बाद बेटा आता है जी पौधों में ऑस्मोटिक पानी और नमकियात के लिए मुताबिक। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा इसके ऊपर एक हेडिंग लिख लें। आपने लिखना जी पौधों में ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने क्या बोला है? ये हेडिंग इसकी दूसरी बनती है, एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है पौधों में ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपने हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स आपने क्या करना होता है जी तारीफ लिख के नीचे आपने 4 खसूसियात पॉइंट बना के आपने लिखना है। इसको जो है ना वो पूरे का पूरा पैराग्राफ बना के आपने नहीं लिखना जो है ना पेपर चेकर के ऊपर आपने अपना इंप्रेशन छोड़ना है। और उसके बाद बेटा सेक्युलेंट ऑर्गन की तारीफ आपसे पूछता है, ये आपने ध्यान से करनी है। अच्छा बेटा इसके बाद ना ये चैप्टर वाला जो पोर्शन है ना, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, ये जो इंसान में होम्योस्टेसिस फेफड़े, जिल्द और गुर्दे जो है ना ये काम करते हैं जी। ये जिल्द की साख्त पहले पैराग्राफ में 2 लाइनों में बताई हुई है और उसके बाद जिल्द के अफ़आल है जी। सबसे पहले जी आपने बताना है दर्जा हरारत कंट्रोल करती है। उसके बाद आपने बताना है जी जिल्द को गैर मुसल बनाती है, फैट सेल्स की एक बारीक तह होती है, की वर्ड है। फिर आपने बताना जी ये जो गूस बम्प्स होते हैं जिसको ठठराहट का नाम देते हैं, ये जो है ना कफियत हमारे बॉडी में जिल्द की वजह से पैदा होती है, जिस्म को ठंडक देती है, ये की वर्ड है, ठंडक लफ्ज आपने लिखना है। और उसके बाद आपने बताना जी पसीना आता है जिससे फालतू मादे निकल जाते हैं। जिल्द के 5 काम है, जिल्द की अहमियत, स्किन की अहमियत, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशंस, ये जो है ना 5 कीवर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपने लिखने हैं। उसके बाद फेफड़े वाला, लंग्स वाला जो पोर्शन हमने पीछे पढ़ लिया है। बेटा जो इंसान का यूरिनरी सिस्टम है ना, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा आप लोग इसको अच्छे तरह से कर ले, आपको 4 नंबर 8 नंबर ये दे जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर किस तरह से इसको जो है ना वो चूज करता है। पहले देखे जरा, आपने बताना है जी यूरिनरी सिस्टम के हिस्से कौन कौन से हैं। आपने बताना जी गुर्दे हैं, 2 गुर्दे हैं, यूरेटर है, ब्लैडर है और उसके बाद यूरिथ्रा है। अब आ गई गुर्दों। अच्छा यहाँ पर एक वो पूछता है यूरेटर से क्या मुराद है। आपने कहा यूरेटर एक बारीक नाली है जो कि यूरिन को गुर्दों से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आती है, वो इस तरह से आपसे पूछता है। और नीचे आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे। बेटा मैं आपको एक वाज़ह तौर पर बात बता दूं, जब आप पेपर हल कर रहे होते हैं वो आपसे एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे,
अगर आपको आती है तो आप उसको पेपर पे जरूर ट्रांसफर करें, उसको अपने दिमाग में रखें आपने करना क्या है, क्या आपको फायदा होगा। जब आप उसको ट्रांसफर कर देंगे तो जब हम पेपर चेक करते हैं उस वक्त हम ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चे ने कोई एग्जाम्पल लिखी है या नहीं लिखी। जब बच्चा एग्जाम्पल लिखता है तो उसको उसका क्रेडिट मिलता है। पेपर किस तरह से चेक होते हैं ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि हम लोग पेपर किस तरह से चेक करते हैं, किस क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला है, एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिखेंगे। हाँ, एग्जाम्पल नहीं है उसकी डायग्राम लिख दें, कुछ ना कुछ उसकी आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो 1-2 पॉइंट जरूर लिखने हैं अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, उसके बाद गुर्दे की साख्त आ गया बेटा, ये साख्त आपने ध्यान से करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ, हर गुर्दा 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। आपने 4, 5, 10 याद करना है। किस तरह से याद करना है, 4, 5, 10 मोटाई और चौड़ाई और लंबाई, मोटाई चौड़ाई और लंबाई, 4, 5, 10 मोटाई चौड़ाई और लंबाई। ये मैंने आपको एक छोटा सा टोटका बता दिया है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखा हुआ हाइरस की आपने तारीफ करनी है। हाइरस की तारीफ आपके पेपर में आती है। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला की आपने तारीफ करनी है, ये आपके पेपर में आती है। रीनल पैरामिड क्या होता है, रीनल पेल्वस क्या होता है, जहां पे लफ्ज आ जाएगा ना बायोलॉजी में रीनल का, तो रीनल का मतलब होगा गुर्दा, गुर्दे, किडनी, तो ये रीनल पेल्वस ये रीनल के मतलब है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में अगले वाला जो क्वेश्चन है वो है जी नेफ्रॉन की साख्त। अगर आपने हेडिंग नहीं लिखी तो आप लोग हेडिंग लिख लें, नेफ्रॉन की साख्त बयान करें। ये गुर्दे की फेलियत या कई नेफ्रॉन है, यहां से लेके देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक ये बेटा नेफ्रॉन की साख्त है। नेफ्रॉन की साख्त आपने करनी है। उसके बाद गुर्दे का फेल है ये वाला, ये 3 स्टेप में होता है। तीनों ही डेफिनेशन आपके पेपर में आती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है ना, उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और उसके बाद ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, पहले हम शॉर्ट पे जरा जो है ना फोकस कर लें। उसके बाद यूरिन जो है ना क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है बेटा, ये आपके पेपर में जो है ना वो टेबल पूछता है। जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे नंबर लेने वाले हैं वो भी करेंगे, हर बच्चा ये करेगा। एमसीक्यूज पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, ये जी आपके पेपर में पूछेगा, जरा ख्याल कर लेना। अच्छा जी, इसमें एमसीक्यूज भी वो पूछ लेता है। मोस्टली वो ये पूछता है कि सोडियम आयंस की कितनी मिकदार होती है, पानी कितने % होता है, ध्यान से आपने करना है। गुर्दे को ऑस्मोरेगुलेटरी फेल, ऑस्मोरेगुलेशन की तरीक वही करेंगे जो मैंने आपको बताई थी। हाइपरटोनिक यूरिन कैसे बनता है, हाइपोटोनिक यूरिन कैसे बनता है, ये जो है ना 2 हेडिंग है इस चैप्टर में, तो ऑस्मोरेगुलेशन में ये 2 हेडिंग आप लोग करेंगे। उसके बाद जी गुर्दे में किडनी स्टोन, फिर वही बात आ गई बेटा, आपने इसकी वजूहात करनी है, लामात करनी है। लेकिन यहाँ पे लिथोट्रिप्सी के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। किसके बारे में, लिथोट्रिप्सी आपने जो है ना वो बड़े ध्यान से करना है। लिथोट्रिप्सी से क्या मुराद है, गुर्दे का बेकार हो जाना, किडनी फेलियर की वजूहात कौन कौन सी हैं, डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, और उसके बाद उसकी आगे इलामात दी हुई हैं, और उसके बाद उसका इलाज दिया हुआ है। इसका इलाज डायलिसिस है और किडनी ट्रांसप्लांट है। डायलिसिस बेटा 2 हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक है हीमोडायलिसिस। इसमें जो है ना वो डायलिसिस की तारीफ आपसे पूछ लेते हैं कि जी डायलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से करना है। किडनी ट्रांसप्लांट पे बेटा 1-2 लाइनें आपको बता रहा हूँ, आपने ध्यान से करनी है, पेज नंबर 35 पे। पहली बात यह कहती है कि ये गुर्दे की औसत उम्र 10 से 15 साल होती है, और एंड पे एक लाइन दी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ट्रांसप्लांट के बाद के मसाइल में टिश्यू की अदम कबूलियत, इन्फेक्शन और जिस्म में नमकियात का अदम तवाज़ुन हो जाना, जिसके नतीजे में हड्डियों के मसाइल, ये वो पूछेगा ट्रांसप्लांट के मसाइल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से करना है। अब आप देखिए जरा, मैंने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पे आता हूँ। जरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर में ना, अगर जोलॉजी वाला बंदा आपका पेपर बनाता है, जिन्होंने जोलॉजी पढ़ी है ना, तो वो आपका यूरिनरी सिस्टम से देगा। अब यूरिनरी सिस्टम से कौन सा क्वेश्चन देगा, वो पूछेगा जी नेफ्रॉन की साख्त बयान करें। तो आपने पेज नंबर 28 पे दिया हुआ नेफ्रॉन की साख्त आपने बयान करनी है। या वो पूछेगा नेफ्रॉन का काम बयान करें, नेफ्रॉन की अहमियत बयान करें, या पूछेगा गुर्दे का फेल बयान करें। ये तीनों हेडिंग एक ही है, गुर्दे का फेल, नेफ्रॉन का फेल, नेफ्रॉन की अहमियत, या थोड़ा सा वो डीपली जाएगा, वो पूछेगा नेफ्रॉन कैसे काम करती हैं। तो आपने गुर्दे का फेल ही लिखना है, 3 स्टेप लिखने हैं।
ठीक है। और गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल, पिछली दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने पूछा जी ऑस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है, गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल बयान करें। तो आपने ये क्वेश्चन ध्यान से करना, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो पूछते हैं जी हाइपरटोनिक यूरिन और हाइपोटोनिक यूरिन कैसे बनता है। तो यहां पे वो पूछता है जी एक लफ्ज है हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, हाइपरटोनिक यूरिन का बनना हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इसका अगले चैप्टर में एक पूरे का पूरा पैराग्राफ है, वो मैं आपको बताता हूं पेज नंबर 31 के साथ स्टार लगा लें। यहाँ पे आप लोग पेज नंबर वो लिखेंगे जो कि इसके साथ रिलेट कर रहा है नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो ये बेटा तीनों क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर की प्रायोरिटी पे होते हैं, बाकी भी दे सकता है लेकिन ये तीन आपने बड़े ध्यान से करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए देखिए जरा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी में एक्सरसाइज में इतने ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते, तो डायग्राम को लेबल करके लिखें। एक और बात बेटा, बायोलॉजी में डायग्राम के बगैर आपका पेपर नामुकम्मल होता है। डायग्राम आपसे पूछे ना पूछे आपको आती है, आपने डायग्राम जैसी टूटी फूटी जिस तरह आपके माइंड में है उसको पेपर पे ट्रांसफर करके आए, अपने पास नहीं रखना। आपको अपने पास रखने का बेटा उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। अब आ जाए पेज नंबर 38 पे और 39 पे। ये लॉन्ग चैप्टर है बेटा, इसकी मैं आपको डिवाइस करूंगा, मैं भी आपको बता देता हूं आपने क्या करना है इसमें। लेकिन आपने ये चैप्टर पूरी बुक को तैयार करने के बाद आपने तैयार करना है। उतनी एफर्ट आपकी पूरी बुक पे लगती है जितनी एफर्ट आपकी इस चैप्टर पे लगती है। जिन्होंने पहले से बड़े अच्छे तरह से तैयार किया हुआ है उनके लिए कोई इशू नहीं है, जिनका कच्चा पक्का है उनको मैं एडवाइस करूंगा वो एंड में बेटा करेंगे। सबसे पहले आपने जी कोऑर्डिनेशन की तारीफ बतानी है और उसके बाद कोऑर्डिनेशन की एग्जाम। अच्छा, इस चैप्टर में पता है कि एग्जामिनर करता है पहले जो 3-4 पेजेस है ना उनमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लेके ना जान छुड़वा लेता है, कई दफा ऐसे किया हुआ है। अब देखिए एक दफा क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेशन के अज्जा के नाम लिखें, एक दफा पूछा जो कोऑर्डिनेशन के अज्जा कितने अज्जा हैं, 2 3 4 5 5 अज्जा है। मतलब यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज पहले 2-3 पेजेस से लेके वो अपनी जान छुड़वा लेता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अज्जा के नाम आपको आने चाहिए और इन्होंने 6 लाइनें लिखी हुई हैं। आपका कंसेप्ट आपको थोड़े माइंड में पता होना चाहिए कि जी स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पांस क्या होता है। एक एसआर मॉडल है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग मैं जब इसके लेक्चर्स बनाऊंगा अपलोड करूंगा वो आपको एसआर मॉडल भी मिलेगा जो आपको एफएससी में पार्ट 1 में पार्ट 2 में हेल्प करेगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये जो नर्व सेल या न्यूरॉन की साख्त है ना, ये कई दफा आया हुआ है आपके पेपर में। आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है और इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ऐसी न्यूरॉन होती हैं जो कि पैगाम दिमाग की तरफ लेकर जाती हैं, और उसके बाद बेटा जो इंटर न्यूरॉन होती हैं ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में राब्ते का काम करती हैं, और जो मोटर न्यूरॉन होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम मसल्स और इफेक्टर की तरफ लेकर आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये जो दिमाग वाला पोर्शन है ना ये पूरे का पूरा एग्जामिनर कभी भी नहीं देता। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो मेनिंजीज का आता है, या वो पूछते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इस तरह से वो पूछते हैं। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन देगा ना तो वो देगा फोर ब्रेन क्या होता है, एक ब्रेन देगा। अगर वो लॉन्ग देगा, इतना जो है ना वो लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता। और उसके बाद बेटा स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसकी आपको ये ब्रेन स्टेम क्या होता है ये आपने ध्यान से करना है। ये साथ ऊपर 46 पे दिया हुआ ब्रेन स्टेम, ये कई दफा आया हुआ है पेपर में। और उसके साथ ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये छोटा बनता है, ये पेपर में आ सकता है, आपने ध्यान से करना है, इसको आपने मिस नहीं करना। और उसके बाद ये रिफ्लेक्स, पेज नंबर 48 पे आ जाए। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ करें। मैंने क्या बोला है, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ करें, ठीक है। और उसके बाद ही इंसान में रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। पहले आपने आंख की साख के बारे में बताना है। इसमें बेटा 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स का आपको पता होना चाहिए। कोराइड है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे, आपके पेपर में आता है कि किस में ब्लड वेसल्स होती हैं। और उसके बाद आंख की अंदरूनी तह सेंसरी रेटिना होती है, रेटिना भी इसको बोलते हैं। ये इतना ही पूछ लेता है वो आपको, रेटिना के बाद ही वो आपसे पूछता है कि जो आंख की अंदरूनी तह की वजाहत करें तो आपने रेटिना के बारे में या रेटिना के बारे में जो है ना वो बताना। ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज्यादा पूछता है आपसे कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है जी, ये आपने ब्लाइंड स्पॉट बड़े ध्यान से करना है, ठीक है।
ब्लाइंड स्पॉट, बड़े आपने ध्यान से जरा ब्लाइंड स्पॉट को करना है। जरा आंख की सबसे बैरूनी तह स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्किल होती है, पेज नंबर 50 पे इसको अंडरलाइन कर लें जरा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये आ जाए, एमसीक्यू आता है पेज नंबर 51 पे। इंसान की आंख में तकरीबन एक ये दिया हुआ है 12.5 मिलियन रॉड्स और 7 लाख कोन्स होती हैं। ये आपने ध्यान से कर लेना, 7 वाला दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आ जाए ये आंख के जो, अच्छा जी, रात का अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये आपने ध्यान से, कलर ब्लाइंडनेस पूछता है, ये पूछता है आपसे भाई क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट और कलर ब्लाइंडनेस से क्या मुराद है। आंख के नकाइस बेटा आपके फिजिक्स में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान से करना है। और मुसलमान साइंसदान, ये आपने बड़े ध्यान से करना है। और उसके बाद बारी आ गई कान की। इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपने एक टिप याद रखनी है, MIS, मिस, मैलस, इंकस और स्टेपिस, ये 3 जो है ना ये हड्डियां दी हुई हैं कान की, ये आपने याद रखनी है। जब सबसे जो है ना छोटी हड्डी है वो है इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, ये आपके पेपर में बेटा आता है, ये आपने ध्यान से जरा इसको तैयार करना है, ठीक है। अंदरूनी कान दिया हुआ है, उसके बाद सुनने का अमल है, कान जिस्म का तवाज़न जो है ना कायम रखते हैं बेटा। एंडोक्राइन ये जो सिस्टम है ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कंसेप्चुअल है, अगर आपने इसको अच्छे तरह से तैयार किया हुआ है तो आप इसको तैयार करें। अगर आपका ये कच्चा पक्का है तो पूरी बुक तैयार करने के बाद आपने ये तैयार करना है, ठीक है। और उसमें ये है कि एक्रोमेगली के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। पेचुट्री ग्लैंड, मटर के दाने के शक्ल का ये ग्लैंड दिमाग के हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है, वो पूछते हैं जी इसका साइज क्या है, ठीक है। और पेज नंबर 57 पे देखें जरा, हार्मोन की तारीफ आपसे पूछते हैं जी, हाँ जी हार्मोन क्या होता है, आपने हार्मोन की तारीफ बतानी है, ठीक है। और अगर लॉन्ग देगा ना तो वो देगा जी पेचुट्री ग्लैंड के कौन कौन से हिस्से होते हैं जी, आपने बताना है एंटीरियर लूब और पोस्टीरियर लूब। एंटीरियर लूब कौन कौन से जो है ना वो काम करता है, एंटीरियर लूब जब इससे हार्मोन्स खारिज नहीं होते तो कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, तो ये आपने डिजीजेस के बारे में बताना होता है।